नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है खबर विशेष का। आज चर्चा बढ़ते प्रदूषण से हो रही समस्या और एनजीटी के ताजा फैसले की। जाहिर है प्रदूषण को कंट्रोल में रखने के लिए जो कदम उठाया जाना चाहिए वो समय रहते नहीं उठाए जा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि सर्दी के दस्तक के साथ ही पॉल्यूशन का स्तर हमारी आंखों और फेफड़ों को जलाने लगता है। प्रदेश के कई प्रमुख प्रदूषित शहरों में सांसों पर संकट खड़ा हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। लेकिन जो कार्रवाई की जा रही है वो अब भी नाकाफी है। खबर विशेष में अपने मेहमानों से इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही हमारे संवाददाता बताएंगे कि शहरों का हाल क्या है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार तीसरे दिन जो प्रदूषण का स्तर है लखनऊ में वो लाल निशान के ऊपर दर्ज किया गया। हर उम्र के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, मुख्यतः बच्चे और बुजुर्ग ज्यादातर प्रभावित हो रहे हैं। लगातार पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का बुरा हाल है। लखनऊ में छाई धुंध और हवा की कम रफ्तार मुसीबत को 4 गुना कर रही है। प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। इसके साथ ही लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर सहित कई शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। प्रशासन लगातार एक्शन में है। मुजफ्फरनगर में पेपर मिल को सील कर दिया गया है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो आरओ हैं उनको सूचना मिली थी कि भोपा रोड पे या जोही रोड पे फैक्ट्री है जिसपे ईंधन के रूप में प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया है। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार हर एहतियाती कदम उठा रही है। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे जागरूकता हो या आधुनिक युग में मशीनों के माध्यम से, हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रदूषण की वजह से लोगों में कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं। फेफड़े की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न कर रहा है। उनमें समय से पहले प्रसव हो जा रहा है। वो कमजोर और कम वजन के बच्चों को जन्म दे रही हैं। तो इस तरह कई बीमारियों जो घातक हैं उसके लिए ये बढ़ता हुआ प्रदूषण का स्तर जिम्मेदार है। धुंध की इन तस्वीरों को देखिए। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन दिनों अगर बात करें, एक तरफ कोरोना संक्रमण काल चल रहा है तो दूसरी तरफ प्रदूषण ने लोगों को बेचैन कर रखा है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं प्रदूषण की वजह से जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने 30 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर समेत प्रमुख प्रदूषित शहरों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हम इसे 100% अडहेयर कराएंगे। वी विल एनफोर्स इट इन प्रिंसिपल, इन रियलिटी। 1 दिसंबर 2020 को इस फैसले की फिर से समीक्षा की जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जुड़ रहे हैं, श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं, लखनऊ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वीके जोशी साहब जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं, वो भी लखनऊ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे 2 सहयोगी विनीत दुबे आगरा से और हिमांशु शर्मा गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले हिमांशु, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आज गाजियाबाद नंबर 2 पर है, हालात बताइए, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास जाऊंगा। देखिए, हालात, तस्वीरें सब कुछ अपने आप बयां कर रही हैं जी। जिस तरह से हालात ख़राब हो रहे हैं, AQI लेवल लगातार गाजियाबाद का बढ़ रहा है। मैं अपनी बात करूं, औरों की तो छोड़िए, आंखों में जलन सुबह से हो रही है। 3 से 4 बार मैं अपने फेस को धो चुका हूं क्योंकि आंखों में जलन इस तरह से हो रही है, लगता है कैसे मिर्ची आंखों में लगने लगी हो। तो जनता का भी यही कुछ हाल है। लगातार गाजियाबाद जिला प्रशासन ये दावे कर रहा है कि AQI लेवल कम करने की कोशिश की जा रही है। नगर निगम हो, विकास प्राधिकरण हो, सड़कों पर छिड़काव करा रहा है और ये कह रहा है कि जल्द ही AQI लेवल कम हो जाएगा। लेकिन बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है, शुरुआत में कदम नहीं उठाए हैं। कदम तब उठाए गए हैं जब हम डार्क रेड जोन में शामिल हो चुके हैं और गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है पूरे देश के अंदर।
तो अब कदम जो उठाए गए हैं उनका प्रभाव इतनी जल्दी मुझे लगता नहीं कि पड़ेगा और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उसका लेवल कम आ पाएगा। AQI लेवल की बात करें तो सुबह के समय 484 पर गाज़ियाबाद बना हुआ था और अब भी 484 प्लस गाज़ियाबाद का AQI लेवल है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक। गाज़ियाबाद का जो लोनी शहर है उसका और भी ज़्यादा AQI लेवल है। तो लगातार जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं। ये ज़रूर कार्रवाई की जाती है, कुछ कंपनियाँ बंद करवा दी जाती हैं, कुछ कंपनियों पर बुलडोजर चलवा दी जाता है, ये दिखाने के लिए कि हम अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और कार्रवाई लगातार जारी रखी हुई है। वो भी इसलिए क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार ऊपर से डंडा करती है नीचे अधिकारियों को कि आप कर क्या रहे हैं, आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो दिखाने के लिए होता है, लेकिन कागजी फौरी तौर पर ये सब होता है, होता कुछ नहीं है। थोड़े दिन बाद ही ये सभी कंपनियां दोबारा से रीओपन होंगी, पॉल्यूशन फैलाएंगी, फेफड़ों में फिर पॉल्यूशन जाएगा। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है गाज़ियाबाद में रोजाना अभी भी कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और ये जो हवा है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक उन लोगों के लिए बनी हुई है। डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं जो हवा इस समय प्रदूषित है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। जो लोग कोरोना संक्रमित हैं और होम आइसोलेशन के अंदर हैं, होम आइसोलेट है, उनको सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। उनको डॉक्टर ये कह रहे हैं आपको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही है, आप आइए हॉस्पिटल में एडमिट होइए, वरना आपको और ज़्यादा परेशानी आगे बन सकती है। तो अंदाजा लगाइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब भी हैं, श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कोरोना तो चल ही रहा था, ऊपर से प्रदूषण भी आ गया, कितना नुकसान पहुंचाएगा ये? जी अब देखिए, जो प्रदूषण तो आज की कोई, ये हर साल हम लोग यही कहते हैं कि प्रदूषण बढ़ेगा और बढ़ रहा है और बढ़ा भी है। तो इस पे जो ये तो हमारे फेफड़ों को बहुत नुकसान करता है, खासकर वो रोगी जिनको फेफड़े का पहले रोग है, जैसे अस्थमा का रोग है, COPD के रोग हैं, ILD का रोग है, उन रोगियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। अब आपने कोरोना का जिक्र किया, तो कोरोना भी चूँकि लंग्स को बहुत मेन तरह से इन्वॉल्व करता है और कोरोना ठीक होने के बाद भी फेफड़े में कमजोरी पाई जा रही है और काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तो उन लोगों में भी ये सिम्टम बढ़ने की बहुत गुंजाइश है और रहती है और बढ़ भी रहा है। तो मेरा भी मानना है इस पर बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल और बहुत शुरू से ही प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये हर साल नवंबर जैसे ही आता है तो ये जो है बढ़ना शुरू हो जाता है और हम बहुत ही 400-500 की रेंज में पहुंच जाते हैं। और अभी दिवाली आने वाला, लेकिन खुशी की बात है अभी जैसा बताया गया कि शायद NGT ने अभी पटाखों पर 31 नवंबर तक रोक लगा दी है। तो अगर ये रोक रियली में लगे और लोग इसमें कोऑपरेट करें, सवाल ये, हर चीज़ में हमेशा कहता हूँ, हर चीज़ सिर्फ सरकार के कहने से ही नहीं हो जाएगा। हमें खुद, हम अपने लेवल पे जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम भी मतलब हर आदमी कंट्रीब्यूट करता है इस पोल्यूशन में, तो सबको सजग होना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। और दूसरा सवाल ये आपसे पूछूंगा कि कैसे इससे बच सकते हैं कम से कम, क्या ये यही तरीका है, घर से बाहर ना निकलें, या फिर कोई और तरीका है? लेकिन VK जोशी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि देखिए लोग भी तो नहीं समझते ना, सरकार कितना करेगी, तो क्या यही वजह है कि आज ऐसी स्थिति का हमें सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की बात से 100% सहमत हूँ। दरअसल ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के मैदानों में 60% काम कर रही है प्रकृति और 40% योगदान हमारा है। प्रकृति इसलिए काम कर रही है कि लूज सॉइल है, यहाँ की रेता है, मिट्टी है, तो धूल उड़ती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़ोरों में है। आप देखिएगा नोएडा, गाज़ियाबाद, जहाँ भी प्रदूषण बढ़ा है, लखनऊ, गोमती नगर, सब जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत हो रही है और इसके जो नॉर्म्स हैं उनको नहीं फॉलो किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं फॉलो किया जा रहा। तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। फिर पेड़ों की कटान बहुत ज़्यादा हुई है, हमने बहुत पेड़ काटे हैं, तो ये इतना आसान काम नहीं है। फैक्ट्री बंद करने से काम नहीं चलेगा, काम इससे चलेगा कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उनके ऊपर काफ़ी सख्ती की जाए और लोगों को अपने आप पर अनुशासन करना पड़ेगा। जो धूल उड़ाती गाड़ियाँ उनकी दौड़ रही फर्राटे से बेमतलब, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा।
ठीक है, मैं आता हूं सर आपके 40% हमारे हाथ में है, उसको हम रोक सकते हैं। जी 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 सर, आप बात अगर कंप्लीट करना चाहें कर सकते हैं, बोलिए सर। जी, तो जो बाकी 60% है जो प्राकृतिक कारण है, उससे बचाव के लिए तो सरकार ने, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम किया, कई बार कई करोड़ पेड़ लगाए हैं। अगर वो पेड़ वास्तव में लगे हैं तो आने वाले 20-25 साल में वो प्रदूषण को रोकने में कामयाब होंगे, लेकिन फ़िलहाल तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ओके सर। विनीत, आगरा में क्या हालात हैं? जी बिल्कुल अंजीत, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आगरा की बात करें तो जैसा कि हमारे साथी अभी गाजियाबाद से बता रहे थे, आगरा के हालात उससे भी ज़्यादा बद से बदतर हैं। अगर आगरा की बात करें तो 250 से AQI लेवल शुरू हुआ था जब सर्दियां शुरू हुई थी, और उसके बाद अब इस समय 458 तक पहुंच चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निकलना दुश्वार हो गया है। सड़कों पर जो लोग निकलते हैं वो किसी न किसी तरीके को अपने आप को बचाव करते चलते हैं। आँखों में जलन, तमाम तरीके के जो बीमार लोग हैं उनसे भी काफ़ी परेशानी है। चिकित्सक जो है, अस्पताल जो है, वहाँ पर भीड़ साफ दिखाई दी जा सकती है। और ख़ास तौर पर कोरोना काल में ये जो प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, ये चिकित्सक लगातार बता रहे हैं। अब प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो प्रशासन ने यहाँ पर तमाम बैठक की, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ फाइलों में वो बैठक हुई, उसके बाद कोई कार्रवाइयाँ दिखाई नहीं देती है। ना पानी का छिड़काव दिखाई देता है, ना ही जितने भी कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहे हैं वहाँ पर नियमों को पालन किया जा रहा है। तमाम हाईवेज़ पर अगर हम NH2 की बात करें तो 3 से 4 जगह पुल बनाया जा रहा है, लेकिन सालों से वो पुल बनना है और हर बार यही स्थिति होती है, धूल उड़ती रहती है, लेकिन वहाँ पर छिड़काव नहीं होता है। ये बाद में आपको बता दूं कि आगरा टास्क ट्रिपेजियम जोन में आता है, और ट्रिपेजियम जोन में NGT के तमाम सख्त नियम आदेश हैं जिनको फॉलो करना आवश्यक है। और हर बार इस तरीके से प्रदूषण बढ़ता है उससे पहले NGT सख्त आदेश देती है, लेकिन कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं देती है। और हालात ये है कि AQI लेवल अब जो है 458 पहुँच चुका है, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि दीपावली के आसपास के अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पटाखों पर सख्ती की अभी कोई बात सामने नहीं आई है, अगर दीपावली के आसपास बढ़े तो ये AQI लेवल और ज़्यादा घातक से गुजरता है और रेड जोन भी क्रॉस कर सकता है। तो ऐसे में लोगों को बचना होगा, जैसा कि अभी हमारे सभी डॉक्टर साथी या पर्यावरणविद इस बात को बताते हैं कि लोगों को पेड़ लगाने होंगे, खुद बचना होगा, साथ ही साथ जहाँ जहाँ उनको लगता है धूल मिट्टी जो उनके घर में पौधे हैं वहाँ पर भी छिड़काव कर सकते हैं। अपने आप बचना होगा, जागरूक होना होगा। अगर प्रशासन की बात करें तो यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि प्रदूषण को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं सर, जिनको कोरोना हो गया है, जो कोरोना से डर रहे हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, वो क्या करें? जी जी, क्योंकि ऊपर से कोरोना और अब प्रदूषण, तो बचें कैसे इससे? अब देखिए, कोरोना जिसको हो गया है जी, कोरोना के दौरान तो अगर मरीज बहुत सीरियस नहीं है, सीरियस मरीज तो हॉस्पिटल में ही जाते हैं, और 80% लोग तो सीरियस नहीं होते हैं, वो मोस्टली अपने घरों में रहते हैं। तो उनको यही है कि इस पोल्यूशन से बचने के लिए घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर वैसे भी कोरोना वालों को मना किया जाता है, भाई घर से बाहर मिनिमम निकलिए जब बहुत ज़रूरी हो। और सिर्फ ये कोरोना वालों के लिए, जिनको कोरोना नहीं भी हुआ उनसे भी यही बात कही जा रही है। तो घर से जैसे ही निकलेंगे, खासकर सुबह के वक्त जब पोल्यूशन लेवल बहुत हाई होता है, उस टाइम जैसे मॉर्निंग वॉकर्स हैं या इस तरह के लोग करते हैं काम, वो काम को थोड़े दिनों के लिए बंद कर दें जब तक कि पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर किसी को खासकर कोरोना में, जब कोरोना ठीक हो जाता है उसके बाद भी लंग्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को खूब मिल रहा है, लोगों की खांसी आ रही है, लोगों की सांस फूल रही है, तो ऐसे में डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और जो भी दवाई, बहुत ज़्यादा दवाई तो है नहीं, लेकिन जो भी दवाई पॉसिबल हो सकती है उसका ज़रूर सेवन करें। ओके, मैं आता हूं आपके पास सर, और आपसे अगला सवाल पूछूंगा कि आखिर खान पान का किस तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है। हिमांशु, एक बात डॉक्टर VK जोशी साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, और हम भी ये देखते हैं कि नियमों का पूरी तरीके से पालन नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है?
देखिए अंजित, कंस्ट्रक्शन साइट जितनी भी है वहाँ अगर हम नॉर्म्स की बात करें तो पूरी तरह से कोई भी साइट सभी नॉर्म्स का पालन कर ही नहीं सकती है। होता क्या है, गाज़ियाबाद जो विकास प्राधिकरण है, ये नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर जाते हैं, उनकी आपस में सेटिंग हो जाती है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। अभी क्रैप लागू है, 15 अक्टूबर ये क्रैप लागू हुआ था, लेकिन गाज़ियाबाद सहित नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा के अंदर ऐसी तमाम साइट्स हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। कोई वहाँ पर जा नहीं सकता है, अधिकारियों से मिलीभगत रहती है और उसके बाद दुहाई दी जाती है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। जो मीटिंगें बुलाई जाती हैं, जो बैठकें जिला प्रशासन की तरफ से बुलाई जाती हैं, वो इसलिए बुलाई जाती हैं क्योंकि ऊपर से प्रेशर होता है, उनको कहा जाता है यार आप बैठक कीजिए, आप समझिए कि क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है। लेकिन उसके बाद बैठक के बाद सब अपनी अटेंडेंस वहाँ लगा के चले जाते हैं तमाम अधिकारी, लेकिन साइट पर कोई नहीं पहुँचता है कि आखिरकार वहाँ काम चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर गलती से कोई मीडिया वाला, प्रेस वाला वहाँ जाकर फ़ोटो खींच लेता है या अगले दिन खबर अखबार में छप जाती है, तब जाकर अधिकारी कहते हैं कि अच्छा इन्होंने ये किया, हम उन पर एक्शन ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह का खेल हर जगह चलता है और ये इसी तरह से चलता रहेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना देते हैं कि पॉल्यूशन जो स्टार्ट होता है, जब शुरुआती समय आता है तब से ही उसको कंट्रोल ना करें। अंजित, एक और बात मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जैसा उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी उत्तर प्रदेश ने अपना नाम दर्ज किया। क्या कभी किसी ने ये सुध ली कि जो पेड़ उस समय पौधे लगाए गए थे वो पेड़ का रूप ले पाए? 4 साल से पहले से प्रदूषण चल रहा है और हर साल पौधे लगाए जाते हैं। क्या उनमें से ऐसे कितने पौधे रहे होंगे जो पेड़ का रूप ले पाए होंगे? दरअसल कोई जाता ही नहीं है, पानी देने वाला तक नहीं होता है। नगर निगम टेंडरिंग कर देता है, पानी दिया नहीं जाता है, वो पौधा पेड़ बनने से पहले ही मर जाता है। और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर लगातार प्रदूषित बनता जा रहा है। गैस चैम्बर इसीलिए हम कहते हैं और जनता लगातार ये कहती है ये गैस चैम्बर में तब्दील है। ये हालात जो है वो जनता को भुगतने पड़ते हैं और हर साल हम इसी पर रिपोर्टिंग और बहस करते हुए नजर आते हैं। जनता अब त्रस्त हो चुकी है, वो कहती है यहाँ से या तो हम मूव हो जाएं, बाहर चले जाएं, कहीं और चले जाएं। कहीं और क्यों नहीं है प्रदूषण? दिल्ली एनसीआर में क्यों प्रदूषण है? जनता ये सवाल अब खुद पूछने लगी है। तो इसके लिए जब तक सरकार, केंद्र सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं निकालती है, कोई कदम नहीं निकालती है और कोई ऑब्जर्विंग टीम नहीं बनाती है, तब तक लगता नहीं कि दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जो लोग त्रस्त हैं, उनको निजात मिल पाएगी। खासतौर पर अब तो कोरोना संक्रमण साथ में चल ही रहा है, तो जनता पर दोहरी मार पड़ ही रही है। जी अंजित। डॉक्टर वीके जोशी साहब, टारगेट इस बात पर है कि कैसे रिकॉर्ड बन जाए कि हमने इतना पौधे लगा दिए। टारगेट ये क्यों नहीं होता कि जो पौधे हम लगा रहे हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं है, और अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर प्रदूषण रोकने का तो हम सिर्फ झुंझुना बजाते हैं, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। सर, एक मेरी 2 बातें आप गौर से सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि जहाँ कहीं पेड़ों का झुरमुट होता है, हम जब उसे काट देते हैं तो वैसे ही झुरमुट तैयार होने में 100 वर्ष लगते हैं। तो अगर आज की तारीख में पेड़ लगा दिए गए हैं तो 100 साल में वो घना जंगल बनाएंगे, कहीं कैनोपी बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम हर चीज़ के लिए सरकार का इंतज़ार करते हैं। सरकार पेड़ लगाएगी, सरकार पानी देगी, अगर हम खुद क्यों नहीं पेड़ लगा सकते? हम पेड़ लगाए, सरकार इस बात का इंकरेजमेंट दे कि जो अपनी ज़मीन पर पेड़ लगाएगा उसको इतने % इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, या इस तरह की कोई छूट का प्रावधान करे लोग ताकि आगे बढ़े। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पेड़ों की कटान कागज़ पर बंद हो चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि पेड़ तो रोज़ कट रहे हैं जी। वरना रोज़ अगर पेड़ ना कटे तो कैसे काम चलेगा, वो भी ज़रूरी है। तो कहीं पर कंट्रोल सरकार की ओर से कमी है, कहीं पर हमारी ओर से कमी है। तो कम से कम जो कमी हम अपने आप दूर कर सकते हैं, हमें तो दूर करनी है ना। बिल्कुल ठीक सर। हम हर बात के लिए उम्मीद करेंगे कि सरकार रोकेगी। सरकार ये जब रोकेगी सरकार तो इंस्पेक्टर आएगा, वो पैसे लेगा, अपने घर चला जाएगा। बिल्कुल सही है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। विनीत, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए कि जब प्रदूषण बढ़ जाता है तभी सारे इंतजाम क्यों खोजने लगते हैं लोग, उसके पहले क्यों नहीं तैयारी करते? बिल्कुल ठीक है रंजीत। और ऐसा सिर्फ प्रदूषण में ही नहीं, यहाँ पर तमाम समस्याएं ये भी देखने को मिली हैं कि जब जल भराव की दृश्य सामने आता है तभी नगर निगम जागरूक होता है कि हमको हम नालों की सफाई करनी है।
इससे पहले हर बार यही बात आती है, हर बार एनजीटी आदेश देता है कि पहले से आपको इंतजामात रखने हैं, पेड़ पौधों पर छिड़काव कराने हैं, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर ग्रीन कलर को पूरी तरीके से उसको ढक देना है। ऐसे तमाम आदेश हैं, लेकिन कहीं पूरे नहीं होते हैं। और अब जब प्रदूषण एक्यूआई लेवल बढ़ने लगता है, जब सरकार ऊपर से आदेश देती है, मुख्यमंत्री चिंतित होते हैं, अधिकारियों से कहते हैं कि उसको आप प्रदूषण को कम करने के लिए भरसक प्रयास करिए, तब जाकर प्रदूषण विभाग जागृत होता है। बैठकें होती हैं, डीएम आदेश देते हैं कि आपके क्षेत्र में किन किन काम हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे विभाग एक दूसरे पर डालने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। और हालात ये होते हैं कि एक्यूआई लेवल बढ़ता रहता है, प्रदूषण बढ़ता रहता है, और जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वो उसके शिकार होते रहते हैं। खासतौर पर अस्थमा की अगर मैं रोगियों की बात करूं तो इस समय संख्या जो है वो 3 गुनी ज़्यादा हो चुकी है। और मैं अभी परसों ही मैंने एक स्पेशल स्टोरी यहीं से ही कवर की थी इस प्रदूषण को लेकर। आप बता नहीं सकते कि NH2 पर हालात ये हैं कि आपको 1 कदम दूरी का भी 2 कदम दूरी का दिखाई नहीं देता है, लाइट जलाकर बाहर निकल रहे हैं। और जब भी उनसे बात करो तो उनका कहना है कि 3 से 4 बार वो अपने दफ्तर अगर 3 किलोमीटर जाते हैं तो मुंह धुलना पड़ता है। ये हालात आगरा के हैं और ऐसे में प्रशासन को कदम उठाना होगा और सरकार को चाहिए रोकने का मन नहीं है, लेकिन समय नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत संक्षेप में सर जानना चाहता हूं, खान पान का किस तरीके से ख्याल रखें? देखिए, खान पान का जहाँ तक सवाल है, वो अपना जो न्यूट्रिशनल, तो ये तो बिना किसी बात कहे हुए कि सब अच्छे न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और समय से खाना खाना चाहिए। बहुत मतलब देर से खाना खाने से बहुत सी परेशानी हो जाती है। जैसे जो सांस के रोगी हैं, अगर वो उनको एक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होता है, अगर खाना जो है बहुत हैवी खाएंगे और रात का खाना बहुत लेट से खाएंगे तो उसमें सांस के रोगियों को और परेशानी बढ़नी हो जाती है जी। तो खाने पीने को ठीक रखना है, पौष्टिक रखना है, समय से रखना है। जब स्वस्थ रहेंगे तो उनका फेफड़ा भी स्वस्थ रहेगा और फेफड़े की बीमारियां कम होंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ खबर विशेष में इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।